अनकाउंटेड गोल्ड, देयर इज नो लिमिट। हमारे समाज में, पूरे भारतवर्ष में गोल्ड भरा पड़ा है। अगर उसको नापेंगे तोलेंगे तो वो 1000 टन में आएगा। कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिससे पता लगे कि हाँ ये ज्वेलरी ठीक है। ज्वेलरी लेते हुए एक और बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि पहले हॉलमार्क नहीं था, जब हॉलमार्क आया वाज इट अ वेलकम न्यूज़ फॉर द इंडस्ट्री या फिर लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन था? शुरू में व्हेन आई स्टार्टेड मेरे को भी एक कंसेप्ट नहीं समझ आता था और इनको मेरे दादाजी से बहुत मार पड़ी थी। बेटे ने मेरे डायमंड के पैकेट खोला तो उसने मुट्ठी भर ली और गिरा दी, लेकिन मैंने इसको चांटा नहीं मारा क्योंकि मुझे पता था जब मुझे वो चांटा पड़ा तो दर्द क्या थी, वो मैंने पसंद नहीं करी। बहुत टफ डेज थे, बहुत ही ज़्यादा टफ डेज थे। कुछ दिन तो ऐसे भी रहे जब हम दिन में एक ही वक्त खाना खाते थे। तो जब मैं वहाँ गया तो फर्स्ट ईयर में टॉयलेट क्लीनिंग के लिए उन्होंने मुझे बोला कि ज्वेलरी बिजनेस में कितना पैसा है। 3 generations, endless stories, one golden legacy. Sri Mahalakshmi Goldcast. Red FM podcast पे we have Sri Mahalakshmi USA. I think if I go generation wise that would be better. We have Suryansh, we have Mr. Uday, and we have Mr. Suraj. Sir, welcome to Red FM podcast and it's a pleasure to have you क्योंकि this is something that we've not done ever. ये हम पहली बार कर रहे हैं कि हम एक ऑफिस से बाहर निकल के एक स्टूडियो में आए हैं to talk to you people about a business which is not only a business but a legacy that's set. We have 3 generations sitting together with us. This is the first time happening and we have everybody who is going to contribute to a business जो एक legacy को आगे लेके आए हैं। पाकिस्तान से चले थे, दिल्ली तक आए हैं, इंटरनेशनल जा रहे हैं। Welcome to Red FM podcast. How are you? मैं तो पहली दफा कैमरे के सामने इस प्रकार आया हूँ और बड़ा खुश हूँ आपके सामने बैठा बात कर रहा हूँ। प्लीज, थैंक यू। I think it's the first time for all of us here for a podcast, but thanks a lot for inviting us. My first question rather, कि ज्वेलरी बिजनेस में कितना पैसा है? हमें दूर से दिखता है कि एकदम चमक धमक एंड एवरीथिंग इज शाइनिंग एंड इन योर शॉप्स एवरीथिंग दैट शाइन्स इज गोल्ड। तो कितना पैसा है इसमें? अगर आप मेरे से बात कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट तो लगती है इस ट्रेड में, दैट इज देयर। बट अगर आप चर्चा कर रहे हो कि इसमें मार्जिन्स कितने हैं, प्रॉफिट कितना है, कमाई कितनी है, तो आई वुड से कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन्स नहीं है। बट हाँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने किया है और इन्वेस्टमेंट क्योंकि मेटल में है तो डेफिनेटली आपका मेटल का वैल्यू बढ़ता है तो आपका एसेट बढ़ता है। सो दैट्स गुड थिंग अबाउट दिस ट्रेड। वैसा लाइक इफ आई आस्क यू टू क्वांटिफाई इट, लाइक जैसे मैं बात करता हूँ कि एक इंसान जो कॉल सेंटर में काम कर रहा है वो घर पे एक बाल्टी भर पैसा ला रहा है, लेट्स से गोल्ड में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो बाल्टी है, टैंकर है या पर है? जो कॉल सेंटर में काम कर रहा है उसका इन्वेस्टमेंट क्या लगा हुआ है, यू हैव टू थिंक दैट वे ऑल्सो। अगर मान लो मैंने कोई एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया है कहीं पर तो मैं उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली ही इनकम करूंगा। मैंने इन्वेस्ट कुछ नहीं किया तो मैं इनकम कितना लेकर आऊंगा? सो आई थिंक इट्स अ रॉन्ग कंपैरिजन। एक नंबर में बात करें तो क्या बोल सकता हूँ ये एक 17-18 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है इंडिया के लिए? हाँ, कह सकते हैं आप। शायद ज्यादा, डेफिनेटली ज्यादा। कितनी डबल ज्यादा या फिर ट्रिपल ज्यादा? आई हैव टू चेक द रिकॉर्ड्स बट आई थिंक इट्स ह्यूज इंडस्ट्री। बिकॉज ऐसा है ना, इंडिया में जो गोल्ड है ये हमारे ट्रेडिशंस के साथ कनेक्टेड है, अटैच्ड है हमारे रिलीजन के साथ, हमारे ट्रेडिशंस के साथ। सो दैट्स व्हाई इट्स अ बिग ह्यूज इंडस्ट्री। सो कितना है ये रिकॉर्ड्स चेक करना पड़ेगा। एक सेकंड बेटा, जहाँ तक गोल्ड का ताल्लुक है, काउंटेड गोल्ड तो एक लिमिटेड है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये 100 टन होगा, 1000 टन होगा, ठीक है। लेकिन अनकाउंटेड गोल्ड, देयर इज नो लिमिट। ओके, हमारे समाज में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे समाज में गोल्ड भरा पड़ा है। ठीक है। अगर उसको नापेंगे तोलेंगे तो वो 100 टन्स में नहीं आएगा, वो 1000 टन्स में आएगा। ओके, ठीक।
इनफैक्ट इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जो वेडिंग इंडस्ट्री है इंडिया में, तो आप उसमें अगर एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर देखोगे तो वो ज्वेलरी का एक्सचेंज होता है, राइट? सो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि अगर उस इंडस्ट्री में इतना आता है तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी कितना सिग्निफिकेंट रहता है। And jewelry is not just about wedding, it's also about investments. It's also about Dil-Tyohar. See, jewelry, when we talk about, it's an amalgamation of different things and perceptions, right? So say for example, if my grandfather gives me like a, you know, family heirloom, right? तो वो मेरे लिए, it has like an intrinsic value, एक emotional connectivity, right? For someone, it could be like a part of their personality, like how they want to put them across in the world. For some, it could be an investment. So it's open to how you want to interpret it and, you know, personalize it in your own life. तो अब कभी ऐसा कुछ फ्लॉन्ट करने का मन किया कि नहीं, मतलब I understand, I mean, I have money, but I'm not flaunting it. Never. It's like it's more like my personal happiness. अच्छा. What I'm happy with. Nothing to show people अच्छा. actually. मेरा थोड़ा experience different है. I'll say initially, you know, because obviously when you are in school, बड़े टाइप के आपको लोग मिलते हैं आसपास. So वो एक environment कई बार ऐसी बन जाती है where you are also like, you know, I also have that or whatever. But I think later on I realize it's part of maybe the values that you have and how you present yourself in the world. It's not about what you have, it's more about what you are. So I think वो चीज़ I have learned from them over a period of time, and I think वही I've tried to implement in my life as well. What was the first memory when you got scolded? डांट पड़ने की सबसे पहली मेमोरी कौन सी है? दोनों से। यार बड़ी सारी है। पहली कौन सी है? जो बुलाए नहीं भूलती। यार पहली तो मेरे को झाड़ पिटी थी, मुझे ध्यान है एक बार मैं ये शोरूम पे था एंड पापा ने मुझे एक डायमंड का लॉट दिया था। अच्छा। वो मेरे से थोड़ा सा गिर गया। थोड़ा गिर गया? थोड़ा गिर गया। तब कितना गिरा होगा? मतलब अगर मैं क्वेट करूँ 7-8 लाख? नहीं I think it was small pieces. I'll tell you, this is something which is in our family tradition. When my father started working, he also spilled some diamonds. और इनको मेरे दादाजी से बहुत मार पड़ी थी। फिर मैं जब आया था ट्रेड में, मेरे से भी कुछ डायमंड्स गिर गए थे, मगर आई एम द लकी वन, मुझे मारनी पड़ी थी। जबकि मेरे दादाजी से मुझे डांट पड़ी थी, बट मेरे फादर ने मुझे नहीं डांटा था। बट इसको मेरे से फिर डांट पड़ी जब इसने गिराया तो। ट्रेडिशन मतलब वो है ऐसा कि हमारे जो मैंने देखा, जैसे दादा ने डांटा या जो भी बात करी उन्होंने, तो ठीक है, मैंने टॉलरेट किया उस समय। मुझे ध्यान है, मैं कुछ 7th में पढ़ता था, जब मैं अपनी शॉप पे गया तो कुछ सामान मैंने बिखेरा, तो मेरे फादर साहब ने मुझे चांटा मारा, समझो नालायक कहीं का कह के। तो चलो ठीक है। अब बेटे ने मेरे डायमंड के पैकेट खोला तो उसने मुट्ठी भर ली और गिरा दी। अच्छा। तो गिरा दी तो मुझे बड़ी परेशानी है, लेकिन मैंने इसको चांटा नहीं मारा, क्योंकि मुझे पता था जब मुझे वो चांटा पड़ा तो दर्द क्या थी, वो मैंने पसंद नहीं करी। तो इस बात का ध्यान रखा कि बच्चों को डांटू, जो मुझे डांट पड़ी मैंने आगे ट्रांसफर नहीं की। तो दैट वाज मेमोरी कि आपने अचानक से वो गिरा दी, फिर आप ही से उठवाया गया? नहीं, सबने साथ ही उठाया था। आई थिंक तब चाचूज भी मेरे साथ थे, तो वो उन्होंने लाइक यू नो दे हेल्प मी आउट विद दैट, बिकॉज डायमंड का क्या है कि वो गिरता है ना तो इट कैन गो फार आल्सो। तो ऐसा नहीं होता कि वो आपको दिख जाएगा इजी, स्पेशली इफ इट्स लाइक छोटे पीसेस होते हैं, ब्रश लगा के इकट्ठा करना पड़ता है, वो झाड़ू मार इकट्ठा करने में टाइम लगता है, और 100% मिल गए ऐसा भी नहीं है, जरूर कोई ना कोई पीस इधर उधर भाग ही जाता है। सिर्फ जब आपने भी एक बार शुरू किया होगा, आपकी लेगेसी किस तरह की रही है? लाइक आपने कहाँ से शुरू किया था? व्हाट हैज बीन योर दिस श्री महालक्ष्मी ज्वेलर्स? आज आप करोड़बाग में आपका एक बड़ा स्टोर है, आपने दसों तरह के बिजनेसेस देखे अपने सामने बनते बिगड़ते। एक जगह जहाँ पे आपने शुरुआत की थी, आपने बताया कि पाकिस्तान, वहां से लेके दिल्ली तक की जर्नी कैसी रही है? मेरे ग्रैंडफादर ने ये ट्रेड शुरू किया, तब इंडिया डिपेंडेंट था। अच्छा। और अंग्रेज़ों का राज था, और जब पार्टीशन हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो
हम चकवाल में थे। चकवाल रावलपिंडी से 80 किलोमीटर जेलम की तरफ था। अच्छा। तो वहाँ से हम पटियाला आए। पटियाला समझ नहीं आया तो अम्बाला आ गए। ठीक है। अम्बाला के बाद दिल्ली आ गए। दिल्ली हम 1948 में आए। 48 साल। ठीक है। अच्छा, तब मेरी उम्र 4 साल की थी। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ, और मुझे जो हमारी वहाँ पे शॉप थी उसका भी मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा। लेकिन हमारे पिताजी ने, दादा साहब ने पहाड़गंज में एक शॉप लिया ठीक। और वहाँ से काम शुरू किया। तो मुझे 1950 का ध्यान आता है। 1950 से मेरी मेमोरी शुरू होती है। तो कभी कभार दुकान पे ही जाया करता था। तो ठीक है, दुकान वहाँ जाके बैठ के इंटरेस्ट आने लगा। भाई घर में काम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, दुकान में एंजॉयमेंट। अच्छा, तो काफ़ी ज्वेलरी थी, तरह तरह के डिज़ाइन थे। धीरे धीरे दिलचस्पी आने लगी। तब रेट जो था वो ग्राम्स नहीं थे, तोला था, तोला माशा। अच्छा। ग्राम्स, ये जो मैट्रिक प्रणाली है ये 1960 में आई है। अच्छा। तो उससे पहले तोले माशा था। तो उसमें जो रेट था, आप चौंक जाएंगे, 60-65 रुपए तोले का रेट था। अरे। अच्छा, जब मैं स्कूलिंग करके और दुकान पे बैठना शुरू किया तो रेट 70 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स था। और बचपन से ही डिज़ाइन देख देख के एक आदत बन गई कि क्या डिज़ाइन होना चाहिए, ग्राहक क्या मांगता है, कैसा डिज़ाइन रखना चाहिए। वो फिर धीरे धीरे अपने करेक्टर में आता चला गया। और वही बात, बड़ा हुआ तो बेटे को समझाया कि तू भी ट्रेड में आ। जैसे मेरे फादर ने, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे ट्रेड में लाए, इसी तरह मैं भी हिम्मत करके अपने बच्चों को धीरे धीरे दुकान पे ले आना शुरू हुआ ताकि इनका इंटरेस्ट जाग जाए। और वो वाकई ठीक बात है, इंटरेस्ट जाग गया। और आज मेरा बेटा भी अच्छा ज्वेलर है और मुझे तो उम्मीद है मेरा ग्रैंडसन बड़ा लीडिंग ज्वेलर होगा जी। ये मुझे भी ओवरटेक कर जाएगा। क्या बात है। ग्राहक का इंटरेस्ट बनाए रखना एक दुकानदार के लिए बहुत सफलता है, क्योंकि ये ट्रेड ट्रस्ट गई है। और मैंने देखा मेरे ग्रैंडफादर ने सारी उम्र अपने ग्राहक का विश्वास बनाया। मेरे पिताजी ने भी सारी उम्र अपने ग्राहक का विश्वास बनाया। मैंने भी कोशिश करी कि सारी उम्र मेरे ग्राहक का मेरे पे विश्वास बना ही रहे। और वही लेगेसी ट्रांसफ़र करी बच्चे को, बेटे को भी, कि तू भी ऐसा काम कर ताकि ग्राहक पे तेरा विश्वास बना रहे। और अगर ग्राहक का विश्वास बना हुआ है तो सक्सेसफुल है, शॉपकीपर हमेशा सक्सेसफुल है। तो जब ये वक्त आया जब आपने अलग होने का फैसला किया, तो वक्त थोड़ा बुरा था, लेकिन कितना बुरा था? आपने एक ही दिन कैसे बताया, कुछ उसके बारे में बताइए। बहुत टफ डेज थे, बहुत ही ज़्यादा टफ डेज थे। मतलब एंड जो बुरा वक्त आया वो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, ऑल ऑफ अ सडन आ गया। और कुछ दिन तो ऐसे भी रहे जब हम दिन में एक ही वक्त खाना खाते थे। ट्रैवलिंग भी हमारे पास पैसा नहीं होता था, गाड़ी नहीं थी। तो कभी मेरे फ्रेंड ने कभी हेल्प कर दिया, कहीं मुझे ड्रॉप कर दिया, या कुछ ऐसे काम के सिलसिले में, या बसेस में गए। उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि बसेस में ट्रैवल करने में कुछ मैं ऐसा फील करता हूँ, बट यस दोज वर वेरी टफ डेज। और इट वाज इन 1995 अप्रैल। हम अपने प्रीवियस बिजनेस से अलग हो गए एंड ऑल ऑफ अ सडन इट वाज नॉट अ प्री प्लान्ड और प्लान्ड separation. It was just, it happened. That's it. So, ना हमारे पास कोई बहुत finances थे, ना कोई जगह थी काम करने की। We shifted to a rented place. काम का जहाँ तक है वो हमारे को बहुत 5-7 साल लगे हमारे को उस सिचुएशन से रिवाइव होने में, थोड़ा स्टेबल होने में, कि हाँ चलो एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आप आ गए, डिपेंडेंसी नहीं हुई किसी के ऊपर। ऐसा आने में हमें 5-7 साल 8 साल लग गए। क्या वो कैसे आपने राइट किया? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर वाज अ वर्कशॉप, हमारे काम करते थे, हमारे लिए ज्वेलरी बनाते थे। ही होल्ड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर माय फादर। उन्होंने अपना वर्कशॉप खाली कर दिया कि आप यहाँ पर कुछ टाइम बिजनेस कर लो,
मैं अपने भाइयों से अलग हुआ, तो जो अलग हुआ उसमें कोई रहता है ना कि आपस में कि क्या हिसाब है, कितना हिसाब है, बांट लें, कर लें, जी जी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। जितनी मेरी एंसेस्टर संपत्ति थी या जो मैं काम करता रहा, जो जो मेरा राइट था, वो सब जॉइंट फैमिली थी। तो जब मैं अलग हुआ तो झगड़े में ना पड़ूं, तो मैंने सब छोड़ा और दुकान के बाहर आ गया, अपने भाइयों से बाहर आ गया। और चूंकि बाहर आया और कुछ लेके नहीं आया, दैट वाज द डिफिकल्ट टाइम विच वी हैव फेस्ड। या तो होता ना मैं भाइयों से अलग हुआ हूँ तो अपने शेयर लेके बाहर निकला हूँ, तो शेयर तो मुझे मिला नहीं। जो जो मेरे पास था बस मेरे पास था, बाकी सब वहाँ छूट गया। तो छूट गया तो फिर जो समय देखा हमने 5-7 साल, वो बड़ा टफ था। लेकिन जो पास्ट में हमने मेहनत करी और ग्राहक के साथ, पब्लिक के साथ, कस्टमर्स के साथ जो रिलेशन बना, जो ट्रस्ट आया पब्लिक को हमारे में, तो उनकी हेल्प से हम फिर रिवाइव किया। और इसमें कम से कम भी 5-7-8 साल ज़रूर लगे होंगे। जब ये ट्रांजिशन आपने देखा, एक कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हैं फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि पहले क्या था और उसके बाद आप क्या कर रहे थे, एंड व्हाट हेल्प यू? आप बात कर रहे हैं द टफ टाइम? यस। ओके, उसमें ऐसा था कि मैंने जो पर्सनली फील किया, बिकॉज दैट वाज द टाइम व्हेन आई recently started working in 91 or 92, 1991 or 92, and 90 and 95 we got separated. तो 2-3 साल का ही एक्सपीरियंस था मुझे। आई वॉज जस्ट न्यू इन द ट्रेड। सो मैंने वहाँ पर बहुत अच्छा एक चीज़ सेंस किया, फील किया कि जो मेरे फादर ने काम किया अपनी लाइफ में उससे पहले, उसमें कस्टमर्स का इतना अच्छा रिस्पॉन्स था हमारे को, मे बी बिकॉज ऑफ द फेयर डीलिंग और कस्टमर का ट्रस्ट बनाया जिस तरीके से ओवर द ईयर्स। तो वो कस्टमर्स हमारे को ढूंढते हुए, चाहे हम गली में थे, इट वॉज नॉट ऑन अ मेन रोड शॉप और समथिंग लाइक दैट, इट वॉज इन अ स्मॉल लेन। तो कस्टमर्स ढूंढते हुए मेरे फादर के पास ही आए, और चाहे हमारे पास स्टॉक नहीं था या हमारी सिचुएशन नहीं थी कि हमारे पास बहुत अच्छा कोई स्टोर है या कोई बहुत स्टॉक है या कुछ सामान हम दिखा सकते हैं कस्टमर्स को, but still they gave us the order only on the trust basis. A very good example I'll tell you of that moment. A customer came in the month of maybe June or July, और उनके हमारे पास स्टॉक में दिखाने के लिए कुछ नहीं था। nothing, no inventory. उनकी डॉटर की वेडिंग थी in the month of September or October or November. I don't remember exactly. But he came and he gave the order to my father. और उन्होंने जो जितना ऑर्डर दिया उतने ऑर्डर का उन्होंने अमाउंट पे कर दिया कि आप मुझे ये डेट की शादी है, आप मुझे उससे 15 दिन पहले तक ये मेरा आइटनरी, ये सामान बनाकर आप मुझे दे देना। सो आई वाज लाइक, मैं उस समय पर सोच रहा था कि अगर मैं उनकी जगह पर हूं तो मैं ऐसा क्यों करूं, मैं अपना पैसा रिस्क पे क्यों डालूं किसी ऐसे एक व्यक्ति के यहाँ पर जिसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। And but then I realized कि it is the kind of goodwill and the trust that my father has made throughout his life, जो सामने वाला बंदा इतना बिलीव कर रहा है, इतना ट्रस्ट कर रहा है कि वो ये अमाउंट देकर जा रहा है और लिस्ट बना के देकर जा रहा है कि मुझे इतनी चेन्स, इतनी रिंग्स, इतना ये सामान चाहिए और ये डेट है, आप इससे पहले दे देना। तो फिर मुझे वहां पे कॉन्फिडेंस आया इस बात को लेकर। उससे पहले शायद मैं ये लॉजिक नहीं समझ पा रहा था कि व्हाट इज ट्रस्ट, मतलब कस्टमर का ट्रस्ट बनाना क्या होता है। इट्स जस्ट आई एम सेलिंग माय स्टफ। उससे पहले मैं ऐसा समझता था, बट वहां मुझे समझ में आया कि व्हाई, यू नो। सो दैट वाज अ वेरी बिग लर्निंग फॉर मी, बिग लेसन फॉर मी, एंड वहां से मेरा एटीट्यूड बहुत ज्यादा चेंज हुआ टुवर्ड्स माय वर्क, है ना। तो मैं अपने काम को बहुत रिलीजियसली फॉलो करने लग गया ऑन द सेम लाइंस कि आई हैव टू बिल्ड द सेम काइंड ऑफ ट्रस्ट विद माय
clients. यू नो इन्होंने, मैं थोड़ा पंच इन करूँगा, इन्होंने बड़ी मॉडेस्टली ये चीज़ बोली, बट ये जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, इसकी मैंने इन लाइक बोथ ऑफ देम आई हैव सीन ये कितनी कदर करते हैं. बिकॉज मैं जब शुरू में व्हेन आई स्टार्टेड, तो मेरे को भी एक कंसेप्ट नहीं समझ आता था, एंड इट वाज नॉट ट्रस्ट इनिशियली, इट वाज द फैक्ट कि हाउ कैन यू सेल एट अ लॉस. नाउ द थिंग इज Selling at a loss. एट अ लॉस, एंड आई विल टेल यू व्हाई. जो पुराने ग्राहक थे हमारे, जिन्होंने उस टाइम पे हमारे को हेल्प किया, तो जब वो बोलते हैं ना आगे से, तो दे डोंट इंटरफेयर. वो ठीक है, जो आपको ठीक लगता है आप कर लो. सो ये जो एक चीज है ना, मैं कभी समझ नहीं पाया इनिशियली, बिकॉज मैं कहा यार अब यू आर डूइंग अ बिजनेस, आप प्रॉफिट ना लो चलो, पर लॉस लेने की क्या जरूरत है. बट ये एलिमेंट मुझे बड़ी लेटर स्टेज पे साल बाद आके आज समझ आता है कि वो जो एक होता है ना कि आपको कोई जो आपका हाथ पकड़ता है मुश्किल टाइम पे, आप उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते. तो वो एक चीज है. तो वो जो हमारे क्लाइंट के साथ डीलिंग, आप मतलब मैं जो देखता हूँ बैठे हुए भी, या आप जनरली भी जो देखोगे, वो यही है कि एक वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, केयर एंड द विलिंगनेस टू गो बियॉन्ड. बिकॉज जब आपको चोट लगती है ना, और उस टाइम पे कोई साथ दे दे, उसके बाद आप उस पर्सन के लिए गलत नहीं कर सकते कभी. मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहता हूँ. एक तो ये फैक्टर है कि जब हमारा टफ टाइम था, तब हमारे जो क्लाइंट्स हमारे पास आए, यू होल्ड अ वेरी हाई रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर दोज पीपल. तो उसमें ये होता है कि ठीक है, समटाइम्स वो कस्टमर बोलता है कि मैं इतना अमाउंट नहीं दूंगा या दे दूंगी, तो मैं इतना ही पैसा दूंगी तुझे, हक से बोलता है, बिकॉज वो रिलेशन ऐसा बन जाता है कि क्लाइंट का एक, और फिर वो क्लाइंट भी नहीं रहता. आई वुड से दैट द पर्सन बिकम्स द फैमिली. सो वो उस हक से, बीइंग अ फैमिली मेंबर, वो उस हक से बोलता है कि मैं इतना अमाउंट नहीं दूंगा या इतना अमाउंट नहीं दूंगी, मैं इतना ही दूंगी. तो फिर हम झुक जाते हैं, अच्छा ठीक है ओके, आप इतना ही दे दो. सो उस बात पर ये कई बार मुझे टोकता था, पापा ये आपने कैसे कर दिया, या मेरे फादर को, दादू ये आपने कैसे कर दिया, तो हमारी कॉस्टिंग भी नहीं है. तो फिर इसको मैं एक चीज समझाता हूँ जो मुझे मेरे फादर हमेशा समझाते थे, और कई बार कई लोग पूछते भी थे हमसे कि यार आप कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हो, आपके कहीं न्यूज़पेपर में इधर उधर कोई एडवर्टाइजमेंट आती नहीं है. वेरी रेयरली, वेरी ऑन अ वेरी वेरी फ्यू ओकेजन्स कभी कोई एडवर्टाइज किया हो तो किया हो, विच आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर. तो द थिंग इज के मेरे फादर मुझे ये बात सिखाते थे कि आप जो एडवर्टाइजमेंट पर पैसा स्पेंड करते हो, आपका कस्टमर आपके पास आता है और वो आपको कोई चीज़ हक से बोलता है कि मैंने आपको ये अमाउंट नहीं देना जी, मैंने आपको ये अमाउंट देना है, या मैंने आपको बिना लेबर के देनी है, आज मैंने आपसे बिना लेबर के ले जानी है, हक से अगर वो बोलता है आपको, और वो क्लाइंट आपका अच्छा है, उसने आपको टफ टाइम में आपको सपोर्ट किया, या उसने आपके पास बहुत सारी ग्राहकी भेजी है, क्लाइंट्स भेजे उसने बहुत सारे, तो आप उस सिचुएशन पे क्या करोगे. सो आप ये समझो कि आपने एडवर्टाइजमेंट पर पैसा नहीं लगाया, आपने अपने क्लाइंट पर पैसा लगाया. सो स्पेंड मनी ऑन योर क्लाइंट, बिकॉज वो ही है जो आपका बिजनेस को बढ़ाएंगे. तो ये बात मुझे समझ में आई, क्योंकि मैं भी शुरू में जब बिजनेस में आया था, मुझे भी बड़ा लगता था कि कुछ ना कुछ हल्का फुल्का एडवर्टाइजमेंट्स होना चाहिए. सो फिर ये बात मुझे ज़्यादा फ्रूटफुल लगी जब मैंने ऐसा करना शुरू किया. तो सो आई गॉट गुड रिस्पॉन्स आफ्टर दैट. इट्स अ ग्रेट बिजनेस लेसन एज वेल. आपने सर कहाँ से दिमाग में आया कि ऐसा करूं? एंसेस्ट्रल बिजनेस होने के कारण मेरे पिताजी, मेरे दादाजी भी ऐसे ही करते हैं. जो माउथ से एडवर्टाइजमेंट होती है वो बड़ी 100% इफेक्टिव होती है. यदि आपने अपने किसी दोस्त को कह दिया कि तूने शर्ट सिलवानी है तो मेरा टेलर बहुत अच्छा, तू वहाँ चला जा, तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं जाएगा. तो इसलिए बजाय हम एडवर्टाइज करें, हम अपने ग्राहक को क्यों ना फैसिलिटीज दें. ऑडियंस के लिए सर एक बहुत बढ़िया बिजनेस लेसन है कि एड रेवेन्यू एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन में अगर आप इन्वेस्ट करोगे और एड रेवेन्यू का थोड़ा सा शेयर अगर डिवोट करोगे, तो बहुत ही बढ़िया, सबसे बढ़िया पॉलिसी है, सबसे बढ़िया पॉलिसी है.
मेरी समझ में मैंने सारी उम्र इसी पे ही विचार किया और इसी पे ही चला। जहाँ पैसा है वहाँ पे थ्रेट है, वहाँ पे एक सिक्योरिटी कंसर्न है। ओवर द टाइम आपने क्या देखा ज्वेलरी बिजनेस में? आपने किस तरह से सिक्योरिटी अपडेट करी? कभी आपको लगा कि यार कोई थ्रेट आया कभी आपको? देखो, मैं जैसे बाहर विदेश में भी जाता हूँ तो मैं वहाँ ज्वेलरी स्टोर्स पे ज़रूर जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ वहाँ पर ना आयरन के डोर्स होते हैं। तो मुझे मतलब व्हेन यू एंटर द ज्वेलरी स्टोर, सो देयर इज अ ग्लास डोर, you have to ring the bell, you open the door and there is a iron door again after that. So कैमरा लगा हुआ है, आप उसमें बताओगे कि आप कस्टमर हो, वो आपको देखेंगे, फिर वो डोर खोलेंगे, देन यू एंटर। तो ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है वहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर तो, हमारी कंट्री में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मुझे और हमारी कंट्री के लिए तो सब बोलते हैं कि इंडिया में बड़ा थ्रेट है, बड़ा क्राइम है, ऐसा है। लेकिन मुझे बाहर जाकर लगता है कि बाहर क्राइम ज़्यादा है हमारे यहाँ से, बाहर इनसिक्योरिटी ज़्यादा है हमारे यहाँ से। टचवुड ऐसा कुछ है नहीं। सो बाकी ये है कि हाँ, थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस हम लोग लेकर रखते हैं। वी हैव कैमराज, वी हैव अलार्म सिस्टम्स, वी हैव सेफ्टी वॉल्स, जहाँ पर जनरली हर शॉपकीपर पे होता ही है, ज्वेलर्स के यहाँ पर सेफ होती है जिसमें वो अपना सामान स्टोर करके जाते हैं। कोई डिस्क्रिप्शन दीजिए, सेफ्टी वॉल्ट क्या मतलब, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है उसको बनाने में, एंड कुछ फीचर्स उसके? पुराना बना हुआ है, अब इन्वेस्टमेंट तो मैं करंट तो बता नहीं सकता हूँ आपको कितना आज की तारीख में कितना लगेगा, बट यस, कंक्रीट का आप रूम बना सकते हैं इफ़ यू हैव दैट मच ऑफ स्पेस। अदरवाइज यू कैन हैव गोदरेज का सेफ रख सकते हैं इफ़ यू हैव लेस स्पेस। सो उसमें आप अपना ज्वेलरी स्टोर कर सकते हैं। इट्स प्रीटी सेफ। ऐसा कोई अभी रिसेंटली बजट आया जिसके अंदर लैब ग्रोन डायमंड्स के ऊपर सब्सिडी दी गई। आपने तो गिराया है तो आपने आपको इसी तरह से आइडिया है कि वैल्यू का। मेरा एक सवाल है दैट लैब ग्रोन डायमंड्स अभी रिसेंटली सुना हमने कि मार्केट में आए लैब ग्रोन डायमंड्स, एक्सट्रैक्टेड डायमंड से अलग कैसे हैं? सो ये मेरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही थी फ्रॉम समवन इन बॉम्बे। सो वी वर हैविंग दिस डिस्कशन वेयरइन जब एक नेचुरल डायमंड एक्सट्रैक्ट होता है, तो पहले वहाँ पे माइनर्स होते हैं, माइनर्स के साथ सेफ्टी इंजीनियर्स होते हैं, साथ में आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो भी है, एंड उस एरिया के अराउंड जो भी एरियाज होंगे वो डेवलप होते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। देन वो वहाँ से जाता है, डायमंड असॉर्ट होता है, ग्रेड होता है, पॉलिश होता है, कट होता है, इन सबके अलग अलग हैं। देन मोर एंड मोर पीपल एडिंग यस एट एवरी स्टेप। एग्जैक्टली। देन मैन्युफैक्चर आएगा, उसका कारीगर होगा, कारीगर होंगे, साथ में आपके डिजाइनर्स होंगे, फिर होलसेलर, रिटेलर, इसमें ऐसे रिटेलर के पास स्टाफ भी होगा, सब होगा। तो इफ यू लुक एट इट, वो जो साइकिल बनती है फीड्स अबाउट मोर देन 50 पीपल, राइट? बट लैब ग्रोन वो सिर्फ जिसकी फैक्ट्री उसका पेट भर रहा है इन अ वे, राइट? तो एक इकोनॉमिक टर्म्स में कि कितना जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है या मनी पंप होता है इन द इकोनॉमी, वो भी एक वेरिएबिलिटी है जो हमें देखनी चाहिए। सेकेंडली क्या है, कंसेक्यूटिवली ओवर द इयर्स लैब ग्रोन के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। सो नेचुरल डायमंड, बिकॉज इट्स, आप देखेंगे जब लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड जब छोटे साइजेस में आप देखोगे तो उतना प्राइस वेरिएंस नहीं देखोगे जितना आप बड़े बड़े जो 1 कैरेट का हीरा हो गया या 3 कैरेट का हीरा हो गया उस पे आप प्राइस डिफरेंस देखोगे। बिकॉज जहाँ पे आप छोटे हीरो की बात करो वहाँ पे रेयरिटी फैक्टर नेचुरल डायमंड का उतना नहीं होता, सो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट सेम रहती है मोर और लेस, राइट? बट व्हेन यू स्टार्ट गोइंग इनटू योर आपके जो 1 कैरेट का हो गया या 3 का या बिगर साइजेस, तो उसमें क्या है, रेयरिटी फैक्टर बढ़ता रहता है, एंड क्लैरिटी बेटर हुआ या कट बेटर हुआ या वॉट एवर कॉम्पोजिशंस आर देयर, तो उससे क्या होगा कि उसकी प्राइस इंक्रीज होती रहती है, लैब ग्रोन की डिक्रीज होती रहती है कंपैरेटिवली एज इफ यू कंपेयर इट। सो अब आप ट्रेंड देखेंगे तो वैसे भी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अब आप आज इफ समवन इज बाइंग अ बाइक, द नेक्स्ट एम दैट दे हैव वो रखेंगे कि हमें गाड़ी लेनी है, राइट? सो हमेशा इंसान एक ऊपर उस पे ही जाता है। एंड इवन इन टर्म्स ऑफ कि आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो देख रहे हो, तो अगर आप लैब ग्रोन लेते हो तो आज की डेट में जो आपके पास है वो वैसे ही रिड्यूस हो गया, राइट? बट इन डायमंड्स में बात करूँ तो वो फिर भी अप्रिशिएट होता है। लाइक दादू ने जब शुरू किया था, दैट टाइम डायमंड वाज 500 रुपीज अ कैरेट। सो अगर आप देखो तो वो
इट्स नॉट जैसे गोल्ड की तरह वो नहीं है कि स्टॉक मार्केट में या कमोडिटीज में है तो वो फ्लक्चुएट कर रहा है एवरी डे. इट्स स्टेबल बिकॉज वहाँ पे मोनोपोली है, बट दैट इज व्हाई इट इज स्टेबल ऑल्सो, एंड उसका लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट दिखता है. So it's always beneficial to invest, also to have with yourself, have attracted and absolutely great. और ये सूरत में ऐसा क्या है कि सारा कुछ डायमंड्स का वहीं से डील होता है? एक्चुअली इसमें ना दो मेजर पॉइंट्स हैं ध्रुव. सो फर्स्टली पोस्ट इंडिपेंडेंस यूरोप से बहुत सारे कटर्स केम टू इंडिया. यहाँ पे लेबर वाज चीप, अच्छा. राइट? सो यूरोप हो गया आपका, बेल्जियम साइड से अ लॉट ऑफ कटर्स केम इन, स्किल्ड वर्कर्स. एंड सेकेंडली जो सूरत की प्रॉक्सिमिटी है टू फ्रॉम अफ्रीकन माइंस एंड रशियन माइंस, वो क्लोज थी. पोर्ट की जो सूरत का हाँ. पोर्ट है. सो उधर वहाँ पे जितने भी पॉलिशिंग का काम होता था, डायमंड का काम, वो वहाँ पे ज्यादा होता था. देन इवेंचुअली जब ऑस्ट्रेलियन माइंस डिस्कवर हुई, बिकॉज लाइक आई सेड मोनोपोली होती थी, सो देयर वाज अ शिफ्ट जहाँ पे हमारे गुजरात से लोग वेंट टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया एंड दे वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया. सो ऑस्ट्रेलियन माइंस का भी हमारे पास इंडिया में स्टार्टेड. अब ऑस्ट्रेलियन माइंस का होता है, इट्स लाइट ब्राउन, मतलब वो एलबी शेड का होता है. सो वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 90% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन नाउ हैपेंस इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया. अगर मैं कहूँ सूरत, बॉम्बे सब मिला के 90% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन हैपेंस इन इंडिया अच्छा. फॉर पॉलिश डायमंड्स. सूरत का हमेशा इसका नाम ज्यादा आता है क्योंकि द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द पोर्ट्स, और सबसे ज्यादा लोग गुजरात में आगे सेटल हुए, पास पड़ता था बेसिकली. ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी मेड सूरत व्हाट इट इज टुडे. ठीक. द बिजनेस ऑफ गोल्ड हैज बीन फ्लरिशिंग. आई थिंक पीढ़ियों से आपके पास ये बिजनेस है. नया क्या ला रहे हैं आप? बिकॉज यू सीम टू बी द काइंड ऑफ पर्सन जो कि हु हैज इट इन हिज आइज कि मुझे करना है या फिर मुझे इस चीज को इस तरह से भी आगे बढ़ाना है. डेफिनेटली आई मीन यू हैव द स्पोर्ट, यू हैव द लेगेसी, लेकिन आप नया क्या करने वाले हो? और मैं एक अगर आपसे पूछूं तो इसके पीछे मोटिवेशन, इज इट मनी विच इज ऑल्सो गुड, बट इज इट मनी और इज इट समथिंग एल्स? ध्रुव, मैं पहले तो शुरू करूंगा कि टचवुड मैं काफ़ी प्रिविलेज रहा हूँ इस चीज़ में कि ग्रोइंग अप पैसे की दिक्कत मुझे ऐसे कभी फील हुई नहीं. बिकॉज दीज गाइज, इन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में. तो मैं जब बड़ा हो रहा था तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को पैसे की दिक्कत ऐसे आ रही है. तो मेरा एफर्ट हमेशा इस तरफ रहा कि मैं अपने आप को बेटर कैसे कर सकता हूँ. सो माई फोकस हैज ऑलवेज बिन दैट. अब जहाँ तक नई चीज़ें डालने की बात है तो मैं अपनी जनरली कोई भी काम करता हूँ ना, उसमें आई ट्राई कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ. ठीक है. राइट? तो वो कोई भी मेरी हॉबी हो या कुछ भी हो, आई डू इट नॉट जस्ट कि एक काम के एंगल से कि मुझे काम करना है. वो मैं अपना सब उसको देता हूँ कि एक पैशन से करता हूँ. मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे विच हैव टॉट मी कि आप कोई भी काम करो उसको अपना पैशन बना सकते हो और बनाना भी चाहिए. तो मैं जब देखता हूँ ज्वेलरी को, मैं एक आउटलेट देखता हूँ जहाँ पे एक्सप्रेशन, राइट? जहाँ तक बात रही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जब मैं शोरूम में पहली बार मतलब बैठा एक तरीके से, तो मुझे उससे पहले तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एंगल समझ नहीं आता था कभी कि क्यों ये दादू हो या पापा हो इतने एफर्ट्स लेते थे एक्स्ट्रा. क्योंकि ग्रुप जब बड़े होते हैं तो ग्रुप, फ्रेंड ग्रुप भी होता है. फ्रेंड ग्रुप में कहीं आप ऐसे जूलर्स को भी जानते हो, तो कई बार लगता था कि एक्स्ट्रा क्यों, राइट? तो जब मैंने ज्वाइन किया तब मुझे ये चीज हिट करी कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं ना, जो दे आर फ्रॉम जनरेशंस, तो उनके साथ जो ट्रांसपेरेंसी, जो ट्रस्ट हमने एस्टैब्लिश किया है, वो एक मतलब मैं उसको अगर बोलूं तो वो हम उसको संभालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. तो वहां पे एफर्ट रहता है ये कि आप कैसे उस क्लाइंट को खुश कर सकते हो, उनको कस्टमाइज करके एक पर्सनलाइज टच दे सकते हो, तो वो रहता है. अब इस पर्सनलाइज टच पे मैं एक थोड़े से डिजाइनर कंसेप्ट्स में ज्वेलरी एक सब कैटेगरी अपने उस पे लाना चाहता हूँ, जिसके अंदर हम
अलग अलग जेमस्टोन्स, डायमंड्स, जो अच्छे क्वालिटी की चीज़ें, उनको एक फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइनिंग उसमें लाते हुए, एलिमेंट्स लेते हुए। और मेरा हमेशा से पर्पस ये रहा है ध्रुव, जब मैंने ज्वाइन भी किया तो ये था कि आई सॉ व्हाट दे वर डूइंग, तो वो था कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने ठीक करी हैं, इसलिए आज हम उस मुकाम पे हैं, राइट। सो मेरा जो एफर्ट था वो ये था कि उस चीज़ को रिटेन करके एक एडिशनली क्या बिल्ड कर सकता हूँ ओवर इट। सो माय philosophy was kind of revolving around where heritage meets modernity, अच्छा, right? So वो philosophy से मैं अपने designs को भी थोड़ा approach करता हूँ। तो अभी एक recently I'm doing this thing where I'm taking the elements of the national heritage around in India. वो जयपुर के castles हो गए, वो ताजमहल की मीनार हो गई, whatever, right? So वो या टेम्पल्स हो गए साउथ इंडिया में, सो उनसे एलिमेंट्स लेते उसको कंटेम्प्रेरी डिजाइन में मैं कैसे कर सकता हूँ। सो दैट इज समथिंग दैट आई एम डूइंग, एंड मेरा एफर्ट ये है कि जो ये लेगेसी है ना, इसको मैं एक तरीके से एक मॉडर्न साथ में, बेशक मॉडर्निटी के साथ, बट उसकी वैल्यूज को अपहोल्ड करके। nice. And how far is this step gone? It's already underway, so most probably like next month or next to next month I'll be getting the collections. While I was having discussion with you, we asked you about the money, we asked you about the business. You also told me that when you went abroad, you cleaned a toilet once on job. And कैसा लगा उस समय? Like उसमें लगा कि यार मुझे टॉयलेट साफ करने को बोलती है। नहीं, एक्चुअली तब तक ना मेरी ग्रिलिंग काफी अच्छी हो गई थी। मैं फर्स्ट ईयर आई रिमेम्बर, मतलब लाइक यू नो, आप जब अप्लाई करते हो बाहर एजुकेशन के लिए एंड एवरीथिंग, तो एक बड़ा अच्छा पिक्चर दिमाग में आता है कि लाइक यू नो लाइफ अब्रॉड, राइट। मैं जाने से पहले मेरा एम बड़ा क्लियर था दैट आई वांटेड टू कम बैक। आई वाज जस्ट गोइंग देयर कि मैं एजुकेशन के लिए जा रहा हूँ, वो मैंने लेनी है, मैंने वापस आ जाना है। वो आप कह सकते हो बिकॉज मेरी फैमिली के साथ अटैचमेंट शुरू से बहुत रही है, तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी वेयर जहाँ पे मेरी फैमिली हो। तो जब मैं वहाँ गया तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा सबका एक रफ टाइम आता है फील, वो मेरा भी एक रफ पैच था। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड डूइंग पार्ट टाइम्स। तो सेकेंड ईयर एंड में आई रिमेम्बर पहले सर्विंग का आई डिड अ जॉब, तो वो उस टाइम पे मेरे को फ्रस्ट्रेशन आती थी क्योंकि पीछे जाके जब बर्तन साफ करने पड़ते तो केचप वगैरह ऊपर गिरती थी, और वो गिरे तो बाहर ऐसी जाना। अब कस्टमर वो देखेंगे, फिर वो आगे से झाड़ अलग पटे कि लाइक यू नो ध्यान से करो, ये करो। अब इट्स अ पावर जेट, देखा जाए तो वो उड़ता है, उसमें यू कांट हेल्प इट। तो इनिशियली आई यूज्ड टू फील कि ठीक है, बट एक यू नो कहीं ना कहीं ऊपर भी था कि मुझे अपना कुछ करना है, बिकॉज फैमिली ने जो मेरे लिए किया दैट इज गुड, बट एक आगे मेरा क्या इनपुट है, या मैं कैसे उन पे बर्डन कम कर सकता हूँ, या यू नो एक थॉट प्रोसेस ही आता है कि मैं चलो एटलीस्ट अपने एक्सपेंसेस खुद कर लूंगा या खाने पीने का खुद कर लूंगा। तो उस थॉट प्रोसेस से आई स्टार्टेड विद इट। देन सेल्स की थोड़ी जॉब करी, वहाँ पे वो टॉयलेट क्लीनिंग के लिए उन्होंने मुझे बोला, तो वो पहली बार ही बोला तो मैं आई रिमेम्बर मैं करा एंड आई कॉल्ड माई मॉम। आई सेड मम्मा ये कहाँ भेज दिया मेरे को। बट देन यू नो उन्होंने मेरे को यही बोला कि लाइक यू नो वट एवर यू डूइंग it's fine, like you know keep doing it. If you think that this is an important learning for you, then do it. But you know एक इस चीज से मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी ध्रुव। जब मैं कर रहा था ना, तो एक टाइम ऐसा आया जब मैं थोड़ा सा पहले फ्रस्ट्रेट हुआ, बट देन लेटर ऑन दिमाग में एक चीज आई कि जो भी कर रहा हूँ व्हाई नॉट गिव इट माई बेस्ट, उसी को ही अच्छे से कर लेता हूँ, क्या हो गया, इवन इफ इट इज दैट। एंड दैट्स हाउ आई फिगर्ड आउट कि यू नो पीपल, एक जो सोसाइटी का नॉइज होता है दैट कीप्स ऑन टेलिंग यू दैट यू हैव टू डू समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, बट व्हाट इज इट दैट यू आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट? इट इज जस्ट समथिंग जिसमें आपने टाइम दिया है, टाइम दिया, उससे आपको नॉलेज आई आपने उससे लाइक यू नो वंस यू, आपको एक बार नॉलेज आने लग जाती है, आप उसको एंजॉय करने लग जाते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट एंजॉइंग, आप यू आर ऑलरेडी पैशनेट अबाउट इट। तो वो वहां से मैंने सीखा कि आप किसी भी चीज के लिए आप अपना पैशन जनरेट कर सकते हो। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग रही लाइफ में। जनरेशन वाइज आपने सेलिंग हैबिट्स में क्या चेंज देखा?
in terms of clients. In terms of anything, designs, anything that you want to talk about, कि selling habits में ये change आया है. पहले मुझे ऐसे बेचना पड़ता था, वैसे. पहले जब मैं शुरू में ट्रेड में आया था ना, तो डिजाइन्स के कॉन्सेप्ट्स कम होते थे. बहुत डिजाइनर ज्वेलरी या ऐसा नहीं, मतलब प्लेन ज्वेलरी होती थी. और लोग आते थे, जैसे मान लो किसी के 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों के लिए एक ही जैसे सेट बना लिए, एक ही जैसी बैंगल्स बना ली, मतलब पूरी उनकी वेडिंग की ज्वेलरी एक ही जैसे डिजाइन्स सबको दे दिए. ये 90s का है. ये मैं 90s के टाइम की बात कर रहा हूँ, या जब मैं उससे भी छोटा होता था, लाइक 80s में भी कभी मैं शॉप पर आता था तो मैं देखता था कि इसी तरीके से बिकती है ज्वेलरी. फिर धीरे धीरे चेंजेस आने लग गए डिजाइन्स में बहुत ज़्यादा. फिर धीरे धीरे प्लेन गोल्ड से ज्वेलरी हटकर कुछ स्टोन स्टडेड ज्वेलरी होने लग गई, डायमंड की सेल ज़्यादा होने लग गई. सो लाइट वेट की ज्वेलरी बहुत सेल होने लग गई. सो अब नाउ द ट्रेंड्स हैव चेंज्ड कंप्लीटली फ्रॉम प्लेन गोल्ड ज्वेलरी टू स्टोन स्टडेड ज्वेलरी. अब आई थिंक उसमें एक शिफ्ट ये आया है, पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स मिनिमलिज्म. मतलब वो मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी, डेली वेयर, डेंटी स्टफ, उस तरफ ज़्यादा फोकस रहा है. एंड इवन जो सेट्स भी हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो रेट्स भी बड़े हैं एंड एवरीथिंग, तो उसके हिसाब से यू विल सी दे वांट अ मोर डिजाइनर एलिमेंट टू इट, बट उसका फिलावट और ये सब उन्हें इफ नॉट फॉर वेडिंग पर्पस उतना नहीं चाहिए होता. सो दैट इज ऑल्सो देयर. बट अल्टीमेटली डिजाइनिंग एंगल से देयर चेंजेस, बट वैल्यूज स्टिल रिमेन द सेम. एक एस्पेक्ट और भी है कि पुराने जो लोग थे ना, उनका जो सोच होती थी ज्वेलरी को लेते हुए, वो दैट वाज मोर टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट. सो वो चाहते थे कि ज्वेलरी जो बने वो हैवी बने. अभी के जो लोग हैं ना, वो ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कम अंडरस्टैंड करते हैं. और एस्थेटिक वैल्यू जो है, पहनना है, ज्वेलरी अच्छी लगनी चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा विचार रहता है. तो वो चाहते हैं कि ज्वेलरी हल्की बने, सुंदर बने, वो एस्पेक्ट ज़्यादा है. बट डू यू थिंक इट्स बिकॉज वो पार्टीशन के वक्त लाइक यू नो वहाँ से तो कोई I'm not talking about that old time. So I'm talking about last 30 years. बस इवन स्टिल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब पार्टीशन का वक्त था एंड पीपल सिर्फ फिजिकल गोल्ड वाज समथिंग दैट पीपल कुड कैरी एंड इट केम हैंडी, तो उस वक्त जो माइंडसेट उसके बाद रहा, इट वाज नॉट Exactly. कि हम हाँ, लाइक यू नो लैंड पे स्प्लर्ज करें या ये करें, वो अपनी सेविंग्स समेट के रखते थे, गोल्ड पे रखते थे. यस, राइट. तो वो भी एक माइंडसेट हो सकता है जिस वजह से वो, क्योंकि वो अल्टीमेटली वही जो उस टाइम की जनरेशन थी, वो अपने 80s और 90s में वो डिसीजन मेकर्स बने मोर और लेस. करेक्ट. एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग द गोल्ड टिल आई मीन समबडी वेयर्स इट, या फिर आपके शॉप पे जब आता है एक सेट जो बन के तैयार होता है जिसको आप पेश करते हैं. इस सवाल का जवाब मैं जनरलाइज तरीके से दूं या पर्सनल तरीके से दूं? आप दोनों तरीके से दीजिए, लेकिन कहानी बहुत हमें विस्तार में जाननी है. अच्छा, ठीक है. तो मैं I'll prefer giving it in a personal this thing. तो क्या है, ज्वेलरी ऑब्वियसली गोल्ड माइनिंग होता है. गोल्ड माइन होने के बाद हमारी कंट्री में इंपोर्ट होता है. आप गोल्ड खरीदते हैं, खरीदने के बाद आप कारीगर को इशू करते हैं, कारीगर उसको मेल्ट करता है, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, जो भी ऑर्नामेंट आपको बनाना है, फिर उससे ऑर्नामेंट बनता है. ये अलग अलग कैरेट कैसे डिसाइड होता है? डिपेंड्स ज्वेलरी किस, आप प्लेन गोल्ड की ज्वेलरी चाह रहे हैं या आप डायमंड स्टडीड ज्वेलरी चाह रहे हैं. डायमंड स्टडीड ज्वेलरी चाह रहे हैं तो इट इज मोर प्रैक्टिकल, फिजिबल एंड स्ट्रेंथफुल इफ यू मेक इट इन लेसर कैरेट्स. लाइक 18 कैरेट में आप डायमंड स्टड करेंगे या 14 कैरेट में आप डायमंड स्टड या स्टोन स्टड करेंगे, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत बेहतर रहती है एज कम्पेयर टू 22 कैरेट. नाउ 24 कैरेट इज द सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड. 22 carat is little harder than 24 carat. 18 carat is even more harder. So क्या होता है कि गोल्ड जितना हार्ड हो जाएगा उतना उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाएगी. सो ऑर्नामेंट प्लेन ज्वेलरी 22 कैरेट में इसलिए प्रेफर करते हैं, स्टोन स्टडीड ज्वेलरी 18 या 14 कैरेट में प्रेफर करते हैं. अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल टच भी डाल दूंगा कि जब हम ज्वेलरी, हमारे घर में लेडीज़ हैं, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी मदर को मैंने देखा काम करते हुए. तो जैसे पुराने लोग कहते हैं, खाना बनाते हुए हम जाप करके खाना बनाते हैं, भगवान का नाम लेके,
जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, उनके जो ऑलमाइटी हैं उनका नाम लेकर आप खाना बनाते हैं तो खाने में एक स्ट्रेंथ आ जाती है, एक पॉजिटिविटी आती है, उससे आपका माइंड पॉजिटिव रहता है। तो जब हम ज्वेलरी बनाते हैं तो हम भी इसी एस्पेक्ट से, अच्छे विचार से, पॉजिटिव वाइब्स देकर उस ज्वेलरी को क्रिएट करते हैं, सो दैट वो ज्वेलरी जब हमारे क्लाइंट्स के पास जाए तो वो हमारे क्लाइंट्स के लिए बढ़नी चाहिए, शुभ होनी चाहिए। उनका जो भी क्लाइंट उसको यूज कर रहा है उसके फ्यूचर के लिए इट शुड बी गुड फॉर देम। ऐसा विचार से हम ज्वेलरी बनाकर अपने क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। एंड 18 कैरेट उसमें मेटल ज्यादा है, ऐसा कुछ होता है कि उसमें कोई मेटल का कंपोनेंट ज्यादा है, ऐसा कुछ बनाते हैं? जब आप 24 कैरेट से 18 कैरेट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एलॉयज मिक्स करने पड़ते हैं, जैसे कि सिल्वर एंड कॉपर। सो आप 22 कैरेट करते हैं तो आपको एलॉय कम डालना पड़ता है, आप 18 कैरेट करेंगे तो एलॉय ज़्यादा पक्का डालना पड़ेगा, तभी तो स्ट्रेंथ आएगा उसमें। सो जितना आप उसकी प्योरिटी को कम करेंगे उतना स्ट्रेंथ ज़्यादा आता जाएगा। सो दैट इज़ वाई वी से कि डायमंड की जो ज्वेलरी है वो 14 कैरेट या 18 कैरेट में ज़्यादा स्ट्रेंथफुल रहती है। गोल्ड लेते टाइम 5 पॉइंटर्स हमें ऐसे बता दीजिए, 5-6 जितने भी आपको पॉइंटर्स दिमाग में आते हैं कि गोल्ड लेते टाइम इन पॉइंटर्स का ध्यान रखना चाहिए सो दैट यू मेक अ गुड परचेज। क्योंकि ज्वेलर्स हर तरह के हैं, नॉट एवरीबडी इज ट्रस्ट वर्दी, नॉट एवरी, आई मीन यू आर इन अ डिफरेंट सिटी, आप अपने ज्वेलर के पास नहीं हो लेकिन आपको गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी है, कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी रीजन हो सकता है। हमारी ऑडियंस के लिए एंड फॉर एवरीबडी हु विल बी वाचिंग दिस, कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिससे पता लगे कि हाँ ये ज्वेलरी ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसिलिटी दे रखा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से कि ज्वेलरी पे मुंह हॉलमार्क करते हैं, तो आप कोई भी ज्वेलरी बिना हॉलमार्क के लो, डजंट मैटर आप कहाँ से ले रहे, हॉलमार्क ज्वेलरी लो, बिल उसका साथ में लो, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। उसमें दैट कवर्स एवरीथिंग। जब हॉलमार्क नहीं था, हम लोगों के पास दादी के सेट पड़े हुए हैं या फिर दादी के पास उनकी दादी के सेट पड़े हुए हैं सोने के, जो हम ज्वेलर्स को देते हैं, उस पे तो हॉलमार्क का कुछ समझ में नहीं, कुछ उस समय तो हॉलमार्क था ही, जिस नहीं करता। आप उसको कैसे पता लगाते हैं दैट दिस इज प्योर गोल्ड हॉलमार्क? उसमें क्या है कि अब तो आफ्टर इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद कई ऐसी मशीन्स आ गई हैं जिन पर आप गोल्ड की टेस्टिंग कर सकते हैं। सो ये मशीन्स जगह जगह पर हर निक एंड कॉर्नर पे लग गई। अच्छा, सो फॉर एग्जांपल करोल बाग में आप ले लीजिए तो आई थिंक 50 ऐसी लैब्स होगी जहाँ पे ये टेस्टिंग होती है। सो इट जस्ट टेक फ्यू रुपीस, लाइक 20-40 रुपीस लगते हैं टेस्टिंग पर, अच्छा, एंड इट्स जस्ट अ जॉब ऑफ 10 मिनट्स। तो वहीं पर आप टेस्ट कराकर वहीं पर आप उसका वो वैल्यू कर सकते हैं। एंड you get certificate to the jeweler और पता। it's very easy. It's very open and very easy. जब नहीं होता था ऐसा, हॉलमार्क नहीं था एंड देयर वर सच लैब्स, तब लोगों के साथ ठगी काफी होती है, हमने सुनी। एंड पीपल स्टिल प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस तो मार्केट में एग्जिस्ट करती। इज देयर एनी वे यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर देयर इज सर्टेन ज्वेलर जो एक सर्टेन स्कीम पे बेच रहे हैं, फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, फिर कोई नया है, आपको कुछ इंडिकेशन मिल जा रहा है कि अगर इस रेट पे बेच रहे हैं तो ये गलत ही होगा, या फिर फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि किस तरह समझे कि ये जो स्कीम है इट इज समथिंग व्हिच इज जो कि हमें डूप करने के लिए यूज कर रहे हैं या हमें चीट करने के लिए यूज हो रही है? देखिए कई ऐसी स्कीम्स आती हैं जिनमें बिना मेकिंग, बिना लेबर के सामान बेचते हैं। कई ऐसी स्कीम्स आती है जिनमें 2-4% लेबर लगा के सामान बेचते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा दिमाग हम लोगों का वो हो जाता है, अलर्ट हो जाता है कि ऐसा क्या है कि या किस तरीके से इसको मैनिपुलेट किया गया कि 2% 4% पर लेबर पे आप सामान बेच रहे हैं या विदाउट लेबर पे आप सामान बेच रहे हैं। बिकॉज कोई भी कारीगर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो बिना मेकिंग के बनाएगा, और 2-4% पर अगर कोई दुकानदार सामान बेचेगा तो उसका अर्निंग कहाँ से होगा? मतलब अगर कोई बंदा दुकान खोलकर बैठा है, मान लीजिए कि मैंने कोई स्टोर खोला हुआ है, उस स्टोर का मैं बिजली पानी का, स्टाफ का, हर चीज़ का एक्सपेंडिचर पड़ रहा है मुझे, तो मैं जब बनाएगा कारीगर तो कारीगर को भी लेबर दूंगा। मान लीजिए किसी चीज़ पर कारीगर में 2% 4% लेबर ले भी, विच इज़ आज के ज़माने में नॉट पॉसिबल, बट मान लीजिए ले भी लिया तो भी वो दुकानदार कहाँ से कमा रहा है?
उस दुकान को चलाने के लिए। किसी एक आध कस्टमर के साथ तो वो कर सकता है, बट अगर वो अपने सभी क्लाइंट्स के साथ ये ऐसा कर रहा है तो थोड़ा सा वो आता है मन में कि दैट थिंग्स आर नॉट क्लियर, सम मैनिपुलेशन इज हैपनिंग। सो वहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। बाकी तो आई थिंक इफ थिंग्स आर हॉलमार्क and you're paying the correct labor for the stuff, I think it's okay. अगर कोई सेट है, मान लीजिए हॉलमार्क भी है, द वेट इज ऑल्सो राइट, द अमाउंट इज ऑल्सो राइट, लेकिन जब उसको मेजर करवाने जाते हैं तो पता लगता है कि वो वाला वेट अब चीज नहीं आ रही। ये कैसे होता है? इज दिस पॉसिबल? क्या ये होता है? आपने होते हुए देखा है? देखिए एक नेचुरल फिनोमिना है मेल्टिंग का। गोल्ड आप जब भी मेल्ट करते हैं थोड़ा सा उसका वेट लॉस होता है, उस एक क्राइटेरिया को छोड़ दीजिए, अदरवाइज ऐसा होता नहीं। अगर स्टफ हॉलमार्क है, गवर्नमेंट का स्टैंप लगा हो रहा है और प्लेन गोल्ड का ज्वेलरी है, आप उसको मेल्ट कर रहे हैं तो आपको मोटे तौर पर सेम वेट आ जाएगा। थोड़ा बहुत वेट का फर्क आता है बिकॉज ऑफ वो नेचुरल फिनोमिना, यू कैन नॉट हेल्प। कितना फर्क आ जाता है? कुछ मिलीग्राम्स का, फ्यू वेरी फ्यू मिलीग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल 5 ग्राम का है तो उसमें से 50-100 मिलीग्राम का फर्क पड़ जाएगा, 4.95 आ जाएगा, 4.97 आ जाएगा, 4.93 आ। नो इतना नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर आया है तो यू विल गो एंड कंप्लेन विद कंज्यूमर कोर्ट? नहीं, वो अगर आया है तो उसमें फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा जहां आपने मेल्ट कराया उसका कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि उसने तो कुछ ऐसा नहीं किया, बिकॉज वो फिर आप वो सारा ठीक रहा, आप दुकानदार के ऊपर नहीं डाल सकते बिकॉज आपने कहाँ मेल्ट कराया। यू हैव टू कंसल्ट दैट आल्सो। उस मेल्टिंग वाले ने तो कुछ मेल्टिंग करते हुए नहीं कोई ये केस कर दिया, सो यू हैव टू चेक दैट। बट आपने कोई केस देखा है ऐसा कि आपके सामने आया और आपने उसको फ्लैग किया कि ये चीज गलत है, आपके साथ ये गलत हुई है, आपका जाके कंप्लेन करो कभी? अब मेल्ट होने के बाद अगर कस्टमर आता है और उसको हम देखते हैं तो फिर तो कोई कमेंट्स हो नहीं सकते नीचे। पहले ज्वेलरी क्या है वो देखनी पड़ेगी। और ज्वेलरी लेते हुए एक और बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो उसमें स्टोन्स ऐड किए हुए हैं वो जब इवैल्यूएशन करे उसकी तो स्टोन्स अलग और गोल्ड अलग होना चाहिए। वो गोल्ड को स्टोन्स को गोल्ड के साथ वे करके नहीं देना चाहिए। ये इसमें ग्राहक को अलर्ट रहना चाहिए। कम मैं उनकी बात पे एक चीज और ऐड करूंगा, जो आजकल तो HUID के हॉलमार्क के साथ में HUID आता है, अच्छा, विच हॉलमार्क इज द स्टैम्प फॉर प्योरिटी, जिससे आपको पता चलता है 14 है विद द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का सिंबल BIS हॉलमार्क। यस। इसके साथ आता है HUID विच इज द हॉलमार्क का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, नाउ व्हाट इट एसेंशियली इज, जैसे हॉलमार्क इज फॉर प्योरिटी स्टैंडर्ड, HUID इज समथिंग दैट यू कैन एक्सेस योर डिजिटल सर्टिफिकेट थ्रू। पहली चीज, आप वो गवर्नमेंट पोर्टल में जब उसका डालोगे तो वो आप एक्सेस कर सकते हो। सेकेंडली, HUID हर जूलर को उसके शोरूम या जो जहाँ से भी वो वर्क करता है उससे अटैच्ड होता है। सो इट इज एज अ ट्रैकर कि आपका ज्वेलरी, फॉर एग्जांपल कुछ भी उसमें इशू आता है तो यू कैन सी कि वो आपने कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ पर। सो दैट इज हाउ इट लिंक्स इट। वंडरफुल। आई मीन ये गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं या फिर? अच्छा, और साल 2 साल जब हॉलमार्क आया, पहले हॉलमार्क नहीं था, जब हॉलमार्क आया वाज इट अ वेलकम न्यूज़ फॉर द इंडस्ट्री या फिर लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन था? फॉर इफ यू आस्क अस, वी वर वेरी हैप्पी। अच्छा, अच्छा, और इनिशियली जब आया था तभी हमने हॉलमार्क का लाइसेंस लिया था एंड वी स्टार्टेड वर्किंग इन हॉलमार्क ज्वेलरी सिंस देन द मोमेंट इट केम। अच्छा, धीरे धीरे बहुत टाइम लगा इसको लोगों के अंदर अवेयरनेस आने में ही और हमारी इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करने। क्यों? लोग कंफर्टेबल थे नॉन हॉलमार्क सामान बेचने में एंड दे डिडंट वांट टू गेट इनटू द हॉलमार्क गॉट अबाउट हैचिंग कॉन्सेप्ट। तो बहुत टाइम के बाद लोगों ने जब जनरल पब्लिक में अवेयरनेस आया तो हमारी इंडस्ट्री ने भी धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप को शिफ्ट करना शुरू करा in making hallmark. But it's good now. We are very happy with it. सालों साल बीत गए आपको, बट कोई ऐसा डिजाइन जो कि आपको लगता है इसकी डिमांड हमेशा रहती है? कुंदन वर्कमैनशिप। कुंदन वर्कमैनशिप। अच्छा, कुंदन वर्कमैनशिप का कुछ भी सामान बताए, that's always in a बेस्ट सेलर ऑलवेज। Kundan workmanship, whether it is in Polki or plain Kundan, doesn't matter, but that kind of workmanship is always in. अच्छा,
और कोई रीजन इसके पीछे आपको लगता हो? उसकी डिजाइन की लॉन्गेटिविटी ज्यादा है, जनरेशन वाइज चलता है हम्म। और जनरेशन वाइज ही पसंद में रहता है, अच्छा, सो पीपल लाइक। ये जितने भी नाम है सर, पोल्की, पन्ना, कुंदन, इससे कुछ सिग्निफिकेंस है, इसके पीछे कुछ रीजन है इनको ये सब बोलने का? देखो, जहाँ तक कुंदन का क्वेश्चन है तो ये वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा एक खास किस्म के ढंग से ज्वेलरी बनाना, उसको कुंदन बोलते हैं। अच्छा। पोल्की स्टोन हो गया। अब हमारे देश में तो बड़ी बारीकी से सब चीज़ें देखी जाती हैं। हमारे समाज ने जब हीरे पे काम करना शुरू किया होगा तो उस समय वो बड़ा हीरा है, मोटा हीरा है, तो उसको उन्होंने बराबर कट किया और उसको हीरा बोला। लेकिन जो एकदम पतला है, जिस पे कटिंग बराबर हो नहीं सकती, तो हीरा तो है लेकिन बराबर कटिंग नहीं हो सकती, तो उस शेप को उन्होंने पोल्की बोल दिया। अब पोल्की नाम आते ही दिमाग में बात गूंजती है कि ये पतला डायमंड है, अनकट डायमंड है और बड़ा होता है साइज में, वेट में बड़ा कम होता है। अच्छा तो ये पोल्की हो गया। अच्छा। अब एमराल्ड है, तो एमराल्ड एक ग्रीन स्टोन है जो माइन से निकलता है, पन्ना जिसे कहते हैं। पन्ना जिसे कहते हैं, तो नेचुरल स्टोन है और उसकी व्याख्या अलग हो गई। तो ये स्टोन्स भी आ गए, एमराल्ड भी और पोल्की भी। और कुंदन जो है वो वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अच्छा वो तो बनाने की कारीगरी है ना, अच्छा एक खास किस्म की कारीगरी से बनाया जाने वाला सामान कुंदन सामान कहलाता है। अच्छा। तो जो कहते हैं कि सोना तब के कुंदन हो गया, कुछ ऐसे हाँ, सोने को जब आप प्योर करते हो तो आग में ही डालना पड़ता है। हाँ। हीट में ही डालोगे, उसको गलाओगे, उसको आग दोगे तो वो तपेगा, जितना तपेगा उतना बढ़िया चमक के आएगा। अच्छा अगर आप प्योर गोल्ड को एक बार दोबारा गला दो तो उसमें चमक की प्रतिशत और बढ़ जाएगी। अच्छा। बट अब जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा गोल्ड का लॉस होगा, वो तो हर प्रोसेस में होगा। जैसे आप कारीगरी भी कर रहे हो गोल्ड पे, आप उस मशीन को अगर आप यूज करके उसमें छेद सा करो ताकि आप उसमें हीरा डालो, तो वहां पे भी वो गोल्ड तो काम के वक्त उड़ेगा। तो वो इस जो लॉस है ये बड़ा कम होगा, ये 0.01% या 0.05%, मतलब बहुत कम लॉस होता है गोल्ड को मेल्ट करने में। लेकिन अगर उसमें इम्प्योरिटीज है, मतलब जैसे कुछ डस्ट लगा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है, तो वो तो जल जाएगा ना, वो तो कम होगा। अच्छा ठीक है। कई लोग गोल्ड पहनते हैं फ्लॉन्ट करने के लिए, डिजाइन दिखाने के लिए, अपनी अमीरी दिखाने के लिए, झलकाने के लिए, सोसाइटी पे एक वो बनाने के लिए, एक कि मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन गोल्ड के हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। अब जो पुराने लोग हैं वो तो कहते हैं जी के शायद शास्त्रों में भी इस बात का कहीं ना कहीं को वर्णन मिलता है, अगर सोना शरीर को स्पर्श करता है तो वो उसको स्वस्थ रखता है। अच्छा। और मतलब पुराने ज़माने में चले जाएं तो जेंट्स लोग भी कान में कोई मुर्ग की बाली, कोई सोना डालते थे। करेक्ट। और दांत सोने के बनाते थे। अच्छा। अब हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जब करण के पास कुछ बचा नहीं किसी को दान देने के लिए, तो उसने अपना दांत सोने का वो तोड़ के दे दिया, ऐसा भी हमने सुना हुआ है। तो सोना तो लाभ ही करता है जी, सोना शरीर को छुएगा तो उसको लाभ ही देगा, स्वस्थ ही करेगा। सिल्वर का भी हमने सुना है कि सिल्वर भी इट्स वेरी बेनिफिशियल टू हेल्थ। सिल्वर और गोल्ड का कुछ अलग है कॉन्सेप्ट, लाइक सिल्वर यूज करने से कुछ शांति आती है, ठंडक पहुंचती है, ऐसा कुछ सुना है हमने, कोई उसके बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, सिल्वर तो शांति माना गया। अगर आप कोई किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और वो आपको कहता है कि आपको शनि के लिए नीलम पहनना चाहिए, तो नीलम, शनि जी तो क्रोध वाले व्यक्ति हो गए, और उसमें अगर आप नीलम की रिंग पहनते हैं तो उसको चांदी में पहने तो उसको शीतल करेगा, तो उसका लाभ ज्यादा आएगा। या मोती जैसे चांद के साथ कनेक्टेड है, तो मोती का रिंग पहने आप चांदी में पहने तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो ये तो पुरानी समाज की परंपरा है, आदिकाल से चली आ रही है। सोना जो है ये तामसी है, मतलब हीट देता है, और चांदी जो है वो कोल्ड है, ठंडक देती है। ये इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन स्टॉक मार्केट्स एंड द गोल्ड? कहीं कहने वाले कहते हैं साहब स्टॉक मार्केट और गोल्ड जो है ये कनेक्टेड है। स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो गोल्ड गिरता है, गोल्ड बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट गिरती है।
बट मेरा पर्सनल व्यू है इसमें कि गोल्ड इज इन अ कमोडिटी, इसका फॉरवर्ड ट्रेडिंग अपने हिसाब से चलता है। अभी करंट एग्जांपल है, गोल्ड भी नीचे आ गया, स्टॉक मार्केट भी नीचे आ गया, तो मुझे इसका स्टॉक मार्केट से कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन पर्सनली लगता नहीं है। इट हैज़ इट्स ओन रीजंस ऑफ गोइंग अप एंड कमिंग डाउन, बट यस एट द एंड आप 2 4 5 साल बाद इन्वेस्ट करने के बाद जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि गोल्ड आपका ऑलमोस्ट डबल हो गया है इन एवरी 5 years। बीच में ये 5 साल में डिप भी करेगा, बढ़ भी जाएगा, वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट आफ्टर 5 years, ऑलमोस्ट आफ्टर 5 years ये डबल जैसा हो जाता है। अपने अपने एक्सपीरियंस में कभी देखा हो कि स्टॉक मार्केट में कोई न्यूज़ आई है, फॉर एग्जांपल टैरिफ्स, अभी ट्रम्प गवर्नमेंट ने टैरिफ्स इंक्रीज डिक्रीज जो भी करे हैं, देन चाइना इज देयर एज अ प्लेयर, इंटरनेशनल न्यूज़ अफेक्ट करती है गोल्ड प्राइसेस को? इट डज फॉर वेरी स्मॉल टाइम, मतलब ऐसा ही है कि उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, थोड़े टाइम के लिए इफेक्ट करेगा, बट फिर वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। मैं अपने ट्रेड की बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे ट्रेड में ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी बहुत अमेरिका एक्सपोर्ट होता है, तो उसका एकदम से इफेक्ट थोड़ा सा दिनों के लिए आता है कि चलो उसे टैरिफ लगा दिया तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, नहीं होगा, कितना होगा, क्या होगा, डिमांड आएगी, ये सब बातें फ्यू डेज के लिए रहती है, फिर उसके बाद स्टेबल हो जाती है मार्केट। फिर अपने जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग के एस्पेक्ट्स हैं उस पर फिर मार्केट वापस चलने लग जाती है गोल्ड की। मैं इसमें एक एलिमेंट आई थिंक और ऐड करता हूँ। जब हम स्टॉक मार्केट की इन जनरल बात करते हैं, फ्रॉम फ्यूचर ट्रेंड्स इफ यू सी, इन अ लॉट ऑफ केसेस यू सी कि गोल्ड और स्टॉक मार्केट में इनवर्स रिलेशन चल रहा है, अच्छा, and that inverse relation is due to the economical changes. That is, whenever there is an uncertainty, you'd see the confidence in the market decreases, right? उस टाइम पे आप स्टॉक मार्केट को नीचे गिरता हुआ देखते हो, सेंसेक्स को, बट ऑन द अदर हैंड उन अनसर्टेनिटीज के टाइम पे द गोल्ड इंक्रीजेस, एंड दैट इज बिकॉज अगर आप देखो गोल्ड बैंकिंग जो है उसकी अपनी बैकिंग इज गोल्ड, राइट? तो इन अ लार्जर सेंस अगर आप देखो कुछ हद तक ये एक इनवर्स रिलेशन में भी चलता है, बट यस एक्सेप्शंस आर देयर, जैसे दैट मेंशन कि इवन अगर स्टॉक मार्केट भी डाउन हो, कभी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो भी साथ में डाउन हो सकता है। सो इवन जैसे डॉलर वैल्यू हो या कुछ भी चेंजेस आते हैं जो अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं मार्केट में, उसकी वजह से भी यूथ सी कि गोल्ड के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, फॉर एग्जांपल मेरी उम्र का, या फॉर एग्जांपल सूर्यांश की उम्र का, जो इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है फ्रॉम स्क्रैच, व्हाट इज द वे अहेड? आप क्या एक रोड मैप बनाएंगे? 5 year प्लान, 10 year प्लान, 15 year प्लान? हाउ शुड ही स्टार्ट? कैसे शुरू करें गोल्ड या फिर ज्वेलरी बिजनेस? कोई भी बिजनेस करने से पहले उस बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग, जानकारी, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इस पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर यू स्टार्ट दिस बिजनेस, बिकॉज जितना पैसा है इस बिजनेस में इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, उतना ही लीकेज भी होता है। अच्छा, सो आपको पहले ये ट्रेड अच्छे से समझना चाहिए। आई वुड से 5 साल मिनिमम लेना चाहिए टू लर्न द ट्रेड, टू लर्न द ट्रेड। Either you work with some jeweler or you work in some workshop to understand all the small little things about the trade, and उनको अच्छे से understand करने के बाद then you should pull in your money and start the business. ठीक। Minimum 5 years आपको ये सोचकर चलना चाहिए। और कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? मिनिमम टू मिनिमम आई वुड से कि आपको 2-4 किलो सोना तो चाहिए ही काम शुरू करने के लिए। अब जहाँ तक मैंने, मतलब आपने ये सवाल पूछा तो मैं बताऊं आपको, सूर्यांश को इस ट्रेड में लाने से पहले मैंने कोशिश ये करी है कि ये पहले लाइफ की हार्डशिप्स अंडरस्टैंड करे। इसको आई हैव नॉट गिवन हिम थिंग्स वेरी इजी कि यार ये बना के रखा है, यू कम एंड जॉइन इट, ऐसा नहीं है। सो मैंने कोशिश ये करी है कि पहले ये लाइफ को अंडरस्टैंड करे, पैसे की वैल्यू को अंडरस्टैंड करे। तभी जब ये बता रहा था आपको कि इसने वहाँ पर जहाँ पढ़ रहा था विदेश में, वहाँ इसने सर्वर का जॉब किया या वॉशरूम्स साफ किए। सो दिस इज द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ यू हैव टू अंडरस्टैंड।
So that is how you get the value of money. So that I wanted him to be prepared to take charge of the business. ऐसा नहीं कि पैसा देख रहा है, पैसा संभाल रहा है, तो उसके बाद आदतें कंट्रोल में नहीं है, Correct. तो he will not build further. Correct. So the idea is to take this legacy forward. For that we have to prepare him. So इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति जब इस ट्रेड में आना चाहे, खैर कोई भी काम करे उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए, एंड प्लस द नॉलेज अबाउट द वर्क, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू यू डिसाइड क्या ट्रेंड कर रहा है? व्हाट इज ट्रेंडिंग? हाउ डू यू डिसाइड? कस्टमर फीडबैक से या फिर किस तरह से आप डिसाइड करते हैं? इकट्ठे होकर आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कई एग्जीबिशंस लगती है, तो हम उन एग्जीबिशंस में जाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लगती है, कुछ अच्छी एग्जीबिशंस हैं इंटरनेशनल लगती है, जैसे कि हांगकांग में लगती है या दुबई में लगती है या टर्की में लगती है. तो ऐसी एग्जीबिशंस में आप जाते हैं तो आपको क्या ट्रेंड आ रहा है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, उसका एक बेसिक आइडिया मिल जाता है. फिर आप इंडिया में कुछ अच्छी एग्जीबिशंस लगती हैं, जैसे कि मुंबई में लगती है, दिल्ली में लगती है, आप ऐसी या जयपुर में लगती है, आप ऐसी एग्जीबिशंस में जाते हो तो आपको हमारे यहाँ क्या ट्रेंड आ रहा है, इंटरनेशनल क्या ट्रेंड आ रहा है, वो सारे का एक आइडिया आ जाता है. फिर आप अपने यहाँ पर आकर उन ट्रेंड्स को ग्रेजुअली अपने स्टॉक में इनकॉर्पोरेट करने लग जाते हो, एंड फिर आप देखते हो कस्टमर का फीडबैक क्या आ रहा है, देन यू ग्रेजुअली चेंज योर ज्वेलरी डिजाइन्स. दैट्स हाउ वी डू. फ्यूचर में ज्वेलरी इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड आने वाला है दैट यू थिंक कि इंडस्ट्री रेवोल्यूशनाइज हो सकती है, चेंज हो सकती है, सिर के पांव मतलब सिर के बल उलट पलट हो सकती है इंडस्ट्री में इफ दिस हैपेंस? देखिए, जिस तरीके से गोल्ड का रेट बढ़ रहा है और बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत ज्यादा हाइप हो रहा है रेट में, तो मुझे लग रहा है कि उससे पतली ज्वेलरी, स्टोन्स की स्टडेड ज्वेलरी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जानी चाहिए. ऐसा मैं फ्यूचर में एक्सपेक्ट करता हूँ. और बल्कि गोल्ड की ज्वेलरी का ट्रेंड कम हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है. और एट द सेम टाइम गोल्ड का सेल भी बढ़ना चाहिए, बिकॉज लोगों को गोल्ड में फेथ बहुत नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट इन द रेट्स. सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या सीखा है आपने? सेल्स का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन मैंने सीखा जो है वो ये है कि आप कस्टमर के साथ जब बैठे हो तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, और ऐसे डील करो कि उसका विश्वास नहीं टूटेगा. ये सबसे पहली चीज जब मैं आया था तो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे वहाँ पे बैठ के सिखाई थी कि कुछ भी डीलिंग हो कभी ऐसा ना हो कि कभी ग्राहक को धोखा मिले. वो चीज़ होनी नहीं चाहिए, वो आउट ऑफ द इक्वेशन है. बाकी इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बेटरमेंट पे बात करूँ तो मैंने अपनी फैमिली से एक चीज़ बहुत छोटी एज में ही सीखी थी. वो ये था कि आप कई बार बेहतर बनने के प्रयास में ना उत्तम नहीं बन पाते, तो आप उत्तम बनो, बेहतर अपने आप होता रहता है. तो आप एक उत्तम तरीके से अगर अपना बेस्ट देते हुए क्लाइंट को डील करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अगर खुश होगा तो आगे आपको और बिजनेस भी देगा और आपके टाइज भी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होते हैं. सर ओके, सो इन वन लाइनर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द की. मुझे लगता है दैट इन टर्म्स ऑफ लाइफ जो आपने सेल्स का इतना बढ़िया लेसन दिया है, दैट एड रेवेन्यू शिफ्टिंग टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन फॉर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी एंड प्लस द वैल्यूज दैट यू रिटेन फ्रॉम बोथ द जनरेशंस. और आप सर जो ब्रिज कर रहे हैं एक एक्सपीरियंस और यंग एंटरप्रेन्योर को आप मोटिवेट नहीं कर रहे सर, बट आप गाइडेंस के साथ मोटिवेट कर रहे हैं. यू ग्रूम्ड हिम एंड यू ग्रूम्ड द बिजनेस. एक आखिरी सवाल मैं आप तीनों से एक और पूछना चाहूँगा दैट इफ वन थिंग दैट यू फेल्ट कि ये वाली चीज़ करनी रह गई और मैं फ्यूचर में ज़रूर करूँगा, अपनी लाइफ में पर्सनल हो सकती है, बिजनेस रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी जो आपको लगता है ये मेरी रह गई करनी, वो मैं करूँगा. आप मेरे से पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बढ़िया सा ऑफिस बनाना है, उसमें अपने फादर को बिठाना है और वो सिर्फ ऑफिस में बैठकर और वो सिर्फ हमें काम करते हुए देखे कि हम कैसे काम कर रहे हैं. दैट इज व्हाट आई डू नेक्स्ट. सर आपका? मेरा तो विचार है जी कि वो सर्वशक्तिमान कृपा करे और मेरी चेन ऑफ शॉप्स हो जाए.
Thank you so much for joining us. Or we wish that Sri Mahalakshmi Jewelers, I think it would just not remain on Saraswati Mark, if I'm right. It would be on every place possible that we still see around the world. हर मॉल में, हर शहर में एक शॉप मेरे को लगता है कि डिजर्व करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। Thank you. आई थिंक कुछ चीजें तो मैं भी बैठे बैठे एक भी और सीख ली। मेरा तो जाहिर सी बात पहले ही एक्सपीरियंस है जी। नहीं सर, जो कहानी आपने सुनाई हमें, हम चाहते हैं हम एक और एपिसोड करें एंड उस पर बहुत कहानियां सुनाइए प्लीज. बिल्कुल ठीक है, उसमें ज़्यादा खुशी से आऊँगा। अच्छा, जल्दी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच.